Hello everyone. Welcome back to our channel Billion Education where we aim to teach and reach billion population. So guys, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक है। सो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री आपके 6 स्टैंडर्ड से लेके जो 12th स्टैंडर्ड, उसमें आप हर एक स्टैंडर्ड में इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते जाते हो। कहीं पे एंशिएंट, कहीं पे मिडिवल और कहीं पे मॉडर्न के बारे में, या तो आर्ट एंड कल्चर के बारे में। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो 9th स्टैंडर्ड, वहां पे हम सीखते हैं स्पेसिफिकली वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री आपके बहुत सारे जो आज के प्रेजेंट इवेंट हैं उनका रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत फेमस टॉपिक है, हर किसी को जानना चाहिए, चाहे वो जनरल आपका नॉलेज हो या तो किसी एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। मतलब क्या, अचानक से सब लोग जब सुबह उठे तो उनको एक न्यूज मिली। देखते हैं आगे क्या थी। द किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. ये rumors थे, ध्यान रखिए। तो लोगों को क्या, इसके बैक ऑफ द स्टोरी बहुत चालू थी, ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट हो रहे थे, लेकिन हम एक्सपांड नहीं करेंगे। जैसे जैसे हमें स्कोप मिलेगा हम सिर्फ बेसिक्स रिवॉल्व करते जाएंगे, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत एक्सपांड हो सकता है। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, यहां से हम लोग को फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके पहले आपको चीज याद रखनी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो चुका है, जिसे रिवॉल्यूशन नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट बोलते हैं, और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा लोग हैं वो बोलते हैं रिवॉल्यूशन है। ठीक है, वो 83 में एंड हो गई थी। तो आप लोग को बैक ऑफ दी वहां की लर्निंग भी स्टार्ट रखनी है। लेकिन पेरिस में क्या था, किंग था जिससे सब लोग परेशान थे। सो वो सब बैक ऑफ द स्टोरी चल रही थी, जिससे क्या थी, यहाँ पे फ्रांस, अगर आप लोग हमारे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फ्रांस कंटिन्यूअस वॉर के स्टेज में था, चाहे वो अपने कॉलोनीज लाइक इंडिया और अफ्रीका में हो या यूएस में जाए, यूएस में उसके फ्रीडम मूवमेंट में हो। जैसे मैंने 83 में बताया, ये बर्बाद हो चुका था और लोग बहुत गुस्से में थे। तो वही स्टोरी बैक में चल रही है। सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. What is people militia? मतलब ये अब जो नॉर्मल हमारे लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो गन्स उठाने वाले हैं, गन्स, तो उसे बोलते हैं पीपल मिलिशिया। They broke into a number of government buildings in search of arms. So इन लोगों ने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट के जितनी जगहें थी जहां से उन्हें आर्म्स मिल सकते थे, बंदूक या जो भी चीजें उन्हें अवेलेबल हो सकती थी, वो सब जगहों को वो खोजने लगे। और इसके साथ ही साथ आगे देखेंगे हम लोग कि वो लोग ने बहुत सारे जो क्रिमिनल्स थे, क्रिमिनल्स जो जेल में थे, उन्हें भी फ्री करवा दिया। किसके अगेंस्ट ये सब चीजें हो रही थी? ये सब चीजें हो रही थी जो किंग था लुइस 16, उससे परेशान होकर ये लोगों ने ये सब चीज कर रहे थे। तो देखेंगे आगे और पढ़ेंगे तो और जानते जाएंगे। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन। तो उन्होंने जेल तोड़ दिया। द बैस्टिल, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। तो उन्हें क्या लगा कि जो प्रिजन है वहां पे तो ऑलरेडी बहुत सारे गन स्टोर करके रखे होंगे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन तो आप जानते ही हैं। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, कमांडर ऑफ बैस्टिल वॉज किल्ड। मतलब जो वहां पे कमांड कर रहा था जेल को, उसको मार दिया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड। प्रिजनर को किसने रिलीज करा है? पीपल जो जेल की तरफ गए थे। दो देयर वर ओनली 7 of them, जिसमें से 7 ही लोग थे। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king.
डेस्पोटिक पावर मतलब क्या होता है, जिससे लोग परेशान थे, अल्टीमेट एक्सट्रीम पावर। जो राजा के अगेंस्ट या रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहा था उनको वो सीधा जेल में डालते थे, और इसके लिए बदनाम था बैस्टिल। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, वो स्ट्रक्चर को ही तोड़ डाला। एंड इट्स सोन फ्रैगमेंट्स वेयर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सॉवेनिर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सो जो भी उसे चिराग बना के अपना रखना चाहते थे कि देखिए ये वो चीज है जिसने हमें इतना परेशान किया था। एक गाइज आपको एक और बात बता दूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन सब लोग डाउट में रहते हैं कि हर एक के बाद, इसके बाद देखेंगे 93 से 95 तक भी कुछ होगा चेंजेस। 95 में फिर आ जाएगा हमारा नेपोलियन, फिर नेपोलियन वापस से 1815 में बीट किया जाता है, फिर 6 साल के बाद उसे प्रिजन मतलब वो मर जाता है 20, फिर से अगेन फ्रेंच में वापस चेंज होते हैं। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको ऐसे कंफ्यूज होकर नहीं पढ़ना है कि जो हम पढ़ रहे हैं एक ही बार में जो 7-8 साल में हो गया तो चेंज था, नहीं, ये कंटिन्यूअस 100 साल का प्रोसेस था। हर जगह हर बार मोनार्की को हटाया जा रहा था और वापस से मोनार्की को रिस्टोर किया जाता था। ये स्टोरी आप हर फेज में पाओगे। तो इसमें फेजेस हैं, ये ध्यान रखिए। फेजेस मतलब कैसे, कुछ सालों के एक फेज है, कुछ सालों के एक फेज है। तो इसमें सबसे फेमस एरा रहता है नेपोलियन वाला, क्योंकि वो थोड़ा नया भी है, नजदीक भी था हमारी हिस्ट्री में, इसलिए इसको नेपोलियन को बहुत पसंद करते हैं लोग। सो ऐसे आपको पढ़ना है। तो ये नहीं समझना है कि यही पूरा, जब कोई बात बोले कि कुछ और भी इवेंट्स आगे तो आपको समझना है कि वो किसी और फेज की बात कर रहे होंगे, ठीक है। सो डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। सो पेरिस में तो सबको मालूम है राजा रहता था, और कंट्री साइड मतलब और सारी जगहों पे भी ये सेम चीज फॉलो हो रही थी। Most people were protesting against the high price of bread. हर एक चीज की शुरुआत, आज इकोनॉमी वर्ल्ड में अपना तोता बोलती है, चाहे हम चाइना रिलेशन की बात करें या कहीं भी। सो इकोनॉमिक्स इज द प्रायोरिटी। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड का एक फिनोमेना है कि इकोनॉमी पॉलिटिकल और सोशल से ज्यादा बात करती है। तो वहां पे भी जो रिवॉल्यूशन का एक बड़ा कॉज था, आप रिवॉल्यूशन के बहुत सारे कॉजेस पढ़ेंगे। आप लोग जैसे आप जानते होंगे कि हमेशा वॉर के कई पास्ट रीजंस होते हैं, कई 10, 15, 20 सालों के, लेकिन कुछ इमीडिएट कॉजेस भी होते हैं जो हाल फिलहाल में होता है। सो इमीडिएट कॉजेस यहां पे क्या थे, जो प्राइस थी वहां के ब्रेड की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि आपको जैसे बताया कि फ्रांस हर जगह वॉर में पूरा इन्वॉल्व हो चुका था, तो खाने पीने के इसके चीजों महंगे होते जा रहे थे और इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। और जब इकोनॉमी नहीं परफॉर्म करेगी, आगे हम देखेंगे टैक्सेशन बहुत रिप्रेसिव था, सोसाइटी अच्छी नहीं थी, बहुत कुछ हुआ। और जो हमेशा जो प्रेसिडेंट थे हमेशा जो ये अमेरिका के, उन्होंने एक कोई फेमस थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बोलते थे अगर जितने परसेंट, समझिए ये कोई एक पॉपुलेशन है, कोई ये एक पॉपुलेशन है, कोई एक पॉपुलेशन, ये पूरे कंट्री बनाते हैं, समझ रहे, समझिए कि इसको मैं कुछ भी ए पॉपुलेशन बोल दूं, इसको बी पॉपुलेशन, सी पॉपुलेशन, डी पॉपुलेशन, इसे अलग अलग रेशियो में, ये 30%, 20%, फिर 25 ऐसे करके इनका जब रिप्रेजेंटेशन हायर गवर्नमेंट में, जब भी गवर्नमेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनेट नहीं होगा तो हमेशा रिवॉल्ट होंगे। समझिए ए वाला का रिप्रेजेंटेशन ही 90% है, अब बाकी जो 90% या जितनी पॉपुलेशन, सॉरी 75% पॉपुलेशन जो मैंने गिनाया था उसमें बची है और उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 10% है, तो ये लोग रिवोल्ट करेंगे। तो ये चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए कि रिवोल्ट के लिए हमेशा क्या कॉज होते हैं, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर ना हो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो आप लोग को स्टोरी जैसे कि एक थ्रेड्स होते हैं, हमेशा हिस्ट्री क्या करती है, आपको एक थ्रेड बताती है, दूसरा थ्रेड कहीं और से पता चलता है, दोस्तों के थ्रू, फिर न्यूज के थ्रू, आपको हमेशा ये लिंक करना है, वर्टिकल्स को जोड़ने हैं। तो वो बैक ऑफ द स्टोरी बताने के लिए मैं ये सब चीज बता रहा हूँ कि हाई प्राइस था ब्रेड का, लेकिन और कॉजेस भी थे। तो वहां पे एक जो रीजन था वो इनइक्वल रिप्रेजेंटेशन था, जो बहुत सारी पुअर पॉपुलेशन थी उनका रिप्रेजेंटेशन ऊपर नहीं हो पा रहा था। तो इससे क्या होता है, आपको हमेशा बोलते हैं हिस्ट्री को पढ़िए, प्रेजेंट में अप्लाई करिए ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। तो ये फॉर्मूला हमेशा हर जगह यही काम करता है। इंडिया जैसी कंट्री में आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप अप्लाई कर पाते हो और आप अपने प्रेजेंट सिनेरियो को समझ पाते हो कि कहीं हमारे साथ भी तो यही नहीं हो रहा है। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम
दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स। तो देखिए जो मैं फेजेस बोल रहा था, एक इवेंट, दो इवेंट, तीन, ऐसे चेन बन गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्चुअली चेन है, अच्छा वर्ड यूज किया है। दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन दी फ्रांस। ये मार दिया गया था, अल्टीमेटली इसे काट दिया गया था। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। तो बहुत सारे लोगों को लगा नहीं था कि इतना ज्यादा भी हो जाएगा। एक्चुअली हाँ, पूरे 100% पॉपुलेशन नहीं इन्वॉल्व थी मोनार्क को मारने में, किंग को मारने में। कुछ लोग कुछ और चाहते थे, जैसे गरीब लोग चाहते थे भाई इकोनॉमी सुधर जाए, लेकिन वहीं पे प्रोलिटेरिएट थे, बूर्जवास थे, जिनको हम लोग देखेंगे आगे, वो कुछ और चाहते थे। नोबल्स की डिमांड और थी, किंग तो ऐशो आराम में रह ही रहा था। सबके अलग अलग डिमांड थे। जैसे इंडिया में हमारे फ्रीडम की फाइट अलग अलग सब जगह चालू थी, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, उन्हें यूनिफाई करके एक मूवमेंट क्रिएट किया। तो मूवमेंट हम लोग, तब इसीलिए हम लोग मूवमेंट पढ़ते हैं हिस्ट्री में। सो वही चीज, तो यहाँ पे भी लोगों के अलग अलग डिमांड थे, वो एक साथ आ नहीं पा रहे थे। हर बार चेंजेस होते, जब भी एक चेंज से रिजल्ट निकलता था ना, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को सर्व करता था। दूसरे जो हमारा ये स्टैंड है, इसमें किसी और का इंटरेस्ट सर्व हो रहा था। ऐसे हर बार किसी और का इंटरेस्ट सर्व होता था। अब हम पढ़ेंगे, देखें अब बैक ऑफ द स्टोरी पढ़ेंगे। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 1774 लुइस 16 ऑफ द बॉबन फैमिली, जैसे कि हमारे मुगल्स थे तो बाबर थे, तो हुमायूं, अकबर, ऐसे करके थे, तो इनके बॉबन फैमिली थी। ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। He was 20 years old and married to Austrian Princess Mary Antoinette या एंटोनेट, जो आप बोलना चाहे, ठीक है। अपॉन हिज एक्सेशन, इनका भी रोल आगे आएगा, ये इनका सुनता था, लेकिन ये बहुत एबल रूलर नहीं थी। जैसे कि हमने इंडिया के मुगल हिस्ट्री में पढ़ा था कि बहुत सारे एबल रूलर भी थी, जैसे रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की अच्छी रूलर थी, एबल रूलर थी, लेकिन ये वैसी नहीं है। इसलिए इनका नाम हर जगह, जब भी आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, किंग लुइस 16 को पढ़ते हो, तो इनकी वाइफ मैरी का नाम जरूर आता है। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। एम्प्टी ट्रेजरी मतलब खजाना था ही नहीं, क्योंकि इनके पूर्वज भी उसी लड़ाई में लड़ गए थे। आप लोग इसके पहले जानते हैं कि इंडिया में बैक में क्या हो रहा था, वहीं पे जो यूरोप में भी वॉर हो रहा था, इंडिया में भी वॉर हो रहा था, ठीक है। तो आप लोग ये सब अब पता होनी चाहिए। तो थ्री वॉर हुए थे, और वैंडी वॉश में इनको पूरी तरह से वॉश आउट कर दिया था। सो पूरा जो था, प्लस मैंने जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन बताया, जहाँ पे ये लोग ने पैसा बहुत खर्चा किया था सो दैट कि ब्रिटिश को हरा पाए, एरोगेंस था ये लोग के अंदर, तो यहाँ पे ये लोग हार गए। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर had drained the financial resources of the France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. वर्सेलिस का नाम नोट कर लीजिए, हर बड़े इवेंट यहीं से होंगे, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस सब यहीं से, सबको याद रखना है। तो मतलब क्या था, जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करते थे, जितना लैविश हो सकता था उतना ज़्यादा लैविश लाइफ जो लुइस थे वो जी रहे थे। अंडर लुइस 16, इनके पापा का नाम मतलब इनके दादा भी थे जो और थे लुइस 14, सब इसी तरह से काम कर रहे थे। अंडर लुइस 16 फ्रांस helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. तो आप लोग जानते होंगे कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी हुआ था ये सब चीज़ें। तो हम लोग अगर चैप्टर में आगे आएगा तो हम ये सब चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल और आर्मी दोनों सपोर्ट कर रहा था। वहाँ के क्यूबेक में आज भी फ्रेंच बहुत ज़्यादा बोली जाती है कनाडा में, तो उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच की कॉलोनी थी। तो ये इनको क्या था, इनको सिर्फ नफरत किससे थी, ब्रिटिश से। तो उसे हराने के चक्कर में ये लोग वहाँ पे भी पैसा बहुत डाले थे। The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion. मतलब क्या, लाइवर्स उनकी करेंसी थी।
किनकी, फ्रेंच की उस टाइम पे, ठीक है, जो उसमें ये लोग इनका डेट बता रहे हैं। तो 2 बिलियन लाइवर्स हो चुकी थी। सो मतलब डेट था, ये उनको देना था, खाली तिजोरी से थी, ऊपर से और लोग को भी देना था। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। सो 10% इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे थे। आज जो हमारी गवर्नमेंट उठाती है वो जनरली 7 to 6% के अराउंड उठाती है आज के मॉडर्न एरा में। ये उस टाइम पे 10% चार्ज कर रहे थे लोगों को, और स्टेट को, वो भी ये किसी इंडिविजुअल को नहीं, स्टेट को। सो द फ्रेंच, हमने तो ये टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी इंडिया में, तो हमारे हिस्ट्री में हमने देखा कि 30% तक चार्ज किया गया था। अल्टीमेटली इतना ज़्यादा चार्ज किया था कि पूरा जो एसेट की वैल्यू थी उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट हो जा रहा था। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. So ये हर एक इकोनॉमी की यही दिक्कत है। जैसे यूरोपियन नॉर्म है कि डेट टू जीडीपी रेशियो ये हमेशा 60 to 70% होनी चाहिए। इंडिया की भी यही फॉलो कर रही है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप 100% से, हम चाइना को क्यों बोलते हैं कि ये इकोनॉमी बस्ट हो, क्योंकि 300% से ज़्यादा उसका डेट हो चुका है जीडीपी का। सो उसका 4000 बिलियन डॉलर का रिजर्व जो उसने बनाया, प्लस ये देखें ऐड करें तो इसमें जो इंडिया का भले 500 550 बिलियन अभी फिलहाल में है, वो रिजर्व हम पॉजिटिव आते हैं पैसे में, इसलिए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी है। वहीं पे चाइना के अगर 300% और उसकी जीडीपी का स्ट्रक्चर पूरा कैलकुलेट करोगे तो आप दोनों में जब बैलेंस निकालोगे तो देखोगे कि चाइना बहुत बड़े क्राइसिस में। चाइना एक ही सिस्टम पे चल रही पूरे वर्ल्ड में, बिलीफ। जिस दिन बिलीफ लोगों का डाउन हुआ 2015 में, 2015 में, जब लोगों का बिलीफ जस्ट डाउट में आया था कि चाइना शायद से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन हो गया था। सो जिस दिन ये बिलीफ पूरा सिस्टम उठ गया लोगों का, उस दिन चाइना का बहुत बड़ा दिक्कत आएगा। सो इसलिए वो नए नए रिसोर्सेज लेते जा रही है, जैसे अफ्रीका हो, साउथ चाइना सी हो, यहाँ पे वो रिसोर्सेज एक्वायर करती है, सो दैट कि ये डेट से वो बाहर रहे हमेशा। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। देखिए, एक्सपेंडिचर बढ़ चुका था, खर्चा बहुत हो रहा था, तो उसने क्या सोचा कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या, अपना रिवेन्यू भी बढ़ाएंगे। कैसे रिवेन्यू बढ़ाएंगे? टैक्स बढ़ा देंगे। अब देखना टैक्स कैसे, किससे वसूलेंगे लोग। येट इवन द मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड, लेकिन ये कितना टैक्स लेंगे, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर वो बहुत ज्यादा थी। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जो भी सुन रहे हैं इसे याद रखें हमेशा के लिए कि 3 स्टेट रहेंगे। हम देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। हर और थर्ड स्टेट में जो लोअर स्टेट में उसमें प्रोलेटेरिएट का नाम आएगा, जो पढ़े लिखे लोग थे, तो आगे देखेंगे हम लोग। द ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्स। सो ऐसा फर्स्ट था, सेकेंड था एंड थर्ड था। फर्स्ट वाले में नोबल्स आते थे, थर्ड वाले में, सेकंड वाले में उनके जो भी एरिस्टोटल, और ये एरिस्टोटल बोल रहा हूँ, एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो सब थे। थर्ड वाले में ये जो लॉयर हुए, डॉक्टर्स हुए, टीचर्स हुए, वो थे। और इनमें भी थर्ड में भी बहुत सारे पार्ट थे। एक तो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स जो सिर्फ छोटे मोटे काम करते थे। प्रोलेटेरिएट ऊपर वाले तो थे, लेकिन मिला जुला के पीजेंट्स पे ये ज्यादा आ रहा था। होपफुली आपको मैं बता पाऊँ कि अगेन स्टेट 3 थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड बोला अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स कि प्रोलेटेरिएट, पीजेंट्स एंड फार्मर्स एंड वर्कर्स थे। तो सबसे पढ़े लिखे थे प्रोलेटेरिएट, तो वो टैक्स तो भरते, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर आता था हमेशा पीजेंट्स एंड वर्कर्स पे, और इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था। नोबल्स, एरिस्टोक्रेटिक पीपल्स और ये प्रोलेटेरिएट ये कम थे कंपेयर टू दी जो हमारे पीजेंट्स थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू मिडिल एजेस। मतलब क्या फ्यूडल मतलब आप जानते हो, एक किंग के अंदर छोटे छोटे किंग रहते हैं। जनरल लैंग्वेज में, ये 9th स्टैंडर्ड ताकि सबका भला हो पाए इसलिए जनरल लैंग्वेज यूज करेंगे। और ये जो छोटे छोटे किंग होते हैं ये राजा को पैसा देते रहते हैं। तो मतलब लुइस 16 यहाँ पे हो गया, ठीक है, कि लुइस 16 वो मेन राजा जिसको ये लोग पैसा दे रहे थे, और ये छोटे छोटे फ्रांस के स्टेट वाले किंग थे।
द ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे, इसलिए बोल रहे हैं इसके पहले तो जो ओल्ड नॉर्म्स थे वही फॉलो किया जाता था, इसके बाद चेंजेस आएंगे तो ये लोग अलग चीज फॉलो करेंगे। फिगर 2 कहाँ पे फिगर है, हाँ देखिए दिया है यहाँ पे आपको पूरे, एक सेकंड से रब कर देता हूं, पूरे स्टेट्स के बारे में बताया गया, बहुत अच्छे से बताया गया, इसे याद कर लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेट में कौन आते थे। यहाँ पे क्लर्जी नोबिलिटी देखिए, फिर जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना पंडित होते हैं, फिर मौला होते हैं, ऐसे लोग, प्रीस्ट, ये सब चीजें, बिजनेसमैन देखिए, ये सब थर्ड स्टेट के पार्ट थे। तो ये जब भी रिवोल्यूशन होता है ना, देखेंगे आप, ये जो रिवोल्यूशन होगा मतलब क्या, चेंज होगी मोनार्की में, तो उसके बाद जो लोग आते हैं ना वो ये लोग होते हैं, इनका इंटरेस्ट सर्व होता है। हमेशा जब भी रिवोल्यूशन हो रहा था तो इनका इंटरेस्ट सर्व हो ही नहीं रहा था और इनका पॉपुलेशन ज्यादा था, ठीक है। तो ये सब चीजें देखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आएंगी इसके अंदर, इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बोलते हैं उसका इंपैक्ट आज तक है सोसाइटी में। shows that how the system of state in French society was organized. Peasants made up for 90% of the population. सोचिए 90%. However, only a small number of them owned the land they cultivated. तो बहुत कम लोग का खुद का लैंड था जिसपे वो खेती करते थे। और आप जानते हो, आप अगर क्लाइमेट स्टडी किए होगे तो वो इंडिया जैसा मत समझिए कि इंडिया का अगर एक लैंड जो ग्रो करके दिखाता है वो उनका भी, वहाँ पे क्लाइमेट इतना नहीं अच्छा है, ना मानसून सिस्टम नहीं है वहाँ पे क्लाइमेट का, तो उनकी खेती इतना ज़्यादा नहीं होती। आज हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, अदरवाइज जो फर्टाइल लैंड है वो इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे अल्यूवियल सॉइल है वहाँ पे ज़्यादा होता है। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। अब देखिए यहाँ पे जो नोबल्स थे बहुत सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की थी, द चर्च एंड द रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। तो मैं इसलिए आपको देखिए, थर्ड स्टेट सब लोग सुनते ही क्या सोचते हैं कि थर्ड स्टेट बेचारा था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थर्ड स्टेट में भी सब बेचारे नहीं थे। जो प्रोलेटेरिएट्स थे, जो फर्स्ट था, जो बिजनेसमैन वाले थे, वो अच्छे खासे थे, वो टैक्स भरते थे, वो भी नाखुश थे, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग थे। तो जब भी रिवोल्यूशन करते ना वो अपने भलाई का देखते थे, तो ये ध्यान रखना है। और थर्ड स्टेट वाले में कौन ओन करता था, आपको प्रोलेटेरिएट याद रखना है। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। आज भी प्रिविलेजेस इंडिया में अवेलेबल है पार्लियामेंटेरियन को, बाय द बर्थ, जन्म से। तो हम जो बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि इंडिया वाले को डेमोक्रेसी सिखाए, खुद को इनके पास थे ही नहीं। मैं ब्रिटेन वाले भी थे लेकिन ये सब वाइट पीपल थे, तो इनके जो थॉट्स थे, एक्चुअली इनका जो वैल्यू सिस्टम, जो थॉट्स थे, सब सेम ही जाता है, भले ये लोग अपने में लड़ रहे थे तो इनका सेम ही रहता है। तो ये बोलते हैं कि हमको ये डेमोक्रेसी और वैल्यू सिखा रहे थे। इनके यहाँ पे खुद ही बर्थ से सब चीज़ डिसाइड हो रही थी। जैसे कि हमारे में क्या बोलते हैं कि जाति सिस्टम, जो कास्ट है, एक्चुअली कास्ट वो डिसाइड होता है बर्थ से, तो इनके यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बर्थ से ही डिसाइड होती थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल था हमारा कास्ट ज़्यादा, एक्चुअली में कंपैरिजन नहीं ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये भी बहुत अच्छे नहीं थे, मैं बोलना चाह रहा हूँ, दूध के धुले नहीं थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो देखिए ये लोग ओन तो करते थे लेकिन क्या ये टैक्स नहीं देते थे, टैक्स बेचारा भरेगा फार्मर, पीजेंट। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल मतलब जो राजा ने ये लोग को प्रिविलेजेस दिए थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। तो आपको फ्यूडल सिस्टम में क्या करते हैं, ये जो नीचे के राजा यही लोग, या नीचे के जो आदमी जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टैक्स कलेक्शन या मनी कलेक्शन का, वही फायदा उठाते हैं। तो ये ऊपर से क्या करते थे, पीजेंट से लेके अपना टैक्स तो नहीं देना, जो भी इनको अगर समझिए राजा ऊपर से ऑपरेसिव रहे, बोले टैक्स ज्यादा चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, सीधा ट्रांसफर कर देंगे पब्लिक में कि टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, अपना नहीं देंगे, अपने लैंड में से कुछ नहीं देंगे ये लोग। पीजेंट्स वेयर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। भगवान थे ना वो लोग, तो ये लोग लॉर्ड ही बोलते थे, तो वो कुछ भी हो भाई, जो बोला उसे वापस देना ही पड़ेगा। अगर वो 90% टैक्स भी बोल देना तो उनसे देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अगर जानते होंगे ठीक, अदरवाइज जो लैफर कर्व होता है,
वो बताता है कि एक्सेसिव टैक्सेशन एक्चुअली क्या करता है, रेवेन्यू को कम ही कर देता है। तो ये देखेंगे हमने टैक्सेशन बढ़ा दिए और ऊपर से पब्लिक पे ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ज़्यादा दीजिए टैक्स। सो सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन द हाउस एंड फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी एंड पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। तो कहीं ना कहीं से अगर पैसा नहीं दे सकते हो तो आदमी को ही सर्व कर लो, क्योंकि ये लोग हर जगह वॉर कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन करते रहो ताकि वापस से आर्मी को मूव कर पाए, राजा को मूव कर पाए एक जगह से दूसरी जगह तक। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथेस फ्रॉम द पीजेंट्स। तो चर्च के खुद के टैक्स थे, देखिए यहाँ पे राजा के थे, राजा ने खर्चे किए, चर्च को भी खर्चा चाहिए, चर्च को भी पैसा चाहिए, उनको अलग से सिस्टम दिया गया था। एक्चुअली जब आगे वो आएगा अपना नेपोलियन, वो ये सब सिस्टम को चेंज करेगा, थोड़ा मोड़ा चेंज करेगा, जैसे नेपोलियन कोड आएंगे आगे, मतलब लॉ, सिंपल बोले तो लॉ, जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड है ना, तो वैसे इनके कोड आएंगे जो जहाँ पे ये सब चेंज करेंगे। एंड फाइनली द ऑल द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। तो देखो राजा को तो देना ही था, उसके बाद फ्यूडल राजा अगर वहाँ पे तो उसको भी कुछ अपना अपना जैसे चलाना पड़ेगा, उसके बाद चर्च को भी देखना था, तो कितने टैक्सेस देने थे इनको। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वेयर लेविड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट एंड टोबैको। तो आप जानते हैं कि हम भी जो आज कर रहे हैं वही सिस्टम था, डायरेक्ट टैक्स भी था, इनडायरेक्ट टैक्स भी था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। देखिए ये सब में आपको मैं बता दूं कि दिक्कत ये नहीं थी कि ये टैक्स अकेले दे रहे बेचारे या कुछ भी रहे, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये फिजूल बोलते ना, फिजूल की खर्ची बहुत थी इनकी, जहां पे पैसा जाना चाहिए था वहां पे पैसा जा नहीं रहा था। ये देखिए अगर आप लोगों को कुछ कुछ वर्ड्स के जैसे हमने बोले थे कि जो लिवर है या लाइव बोल सकते हैं आप लोग, ये करेंसी है फ्रांस की, ठीक है। फिर इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, सेम ये सब आप लोग जानते रहेंगे, और ये सब टैक्स के बारे में। सो गाइज ये हमारी वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट्स की हो चुकी है, तो हम जब मिलेंगे आपको तो नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव 1.1, जहां से एक्चुअल अब आप लोग को बैकग्राउंड समझ चुका है कि सिस्टम में क्या दिक्कत चल रही थी और कितना पॉपुलेशन पे कितना प्रेशर, कितना टैक्स और क्या क्या त्रासदी थी उनकी। तो अब हम मूव ऑन करेंगे रियल में 89 से आगे और आगे बढ़ेंगे कि अब कैसे ये सब चीज़ें आगे मूव होती हैं। इसके पहले हमने पूरी बैक की स्टोरी देख ली थी कि कंडीशन कैसा था स्टेट का, लोगों का, और उनके वैल्यूज़ कैसे थे, रिलीजन का क्या रोल था, चर्च का क्या रोल था, और क्लासेस कैसे, सोसाइटी डिवाइडेड थी, ये सब हम बेसिक बेसिक जान चुके हैं। नो डाउट आपको और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तो इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको बोलते हैं ना बोन के बाद मसल होता है, फिर मसल पे स्किन होता है। सो हमारा काम होता है बोन, मोटा मोटा, या इवन क्लासेस जो आप ज्वाइन करते हो वो मोटा मोटा आपको चीज़ें बता देते हैं, आप अपने नॉलेज और अपने हार्डवर्क के थ्रू मसल और स्किन चढ़ाते हो, इससे आपकी बॉडी कंप्लीट होती है किसी भी आंसर की। तो ये आपको काम याद रखना है, तो आप लोग जरूर इससे गो थ्रू करना, और अगर आपको हमारी कोशिश ये अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें दिखाना थ्रू योर लाइक, कमेंट और इसे शेयर करना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।